भारत में शादी करना अपनी लाइफ को एक बहुत बड़े रिस्क में डालने के जैसा है। दिक्कत शादी से नहीं है, दिक्कत है शादी के बाद महिलाओं को मिलने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से है। भारत में पुरुष और महिला को समान रूप से देखा तो जाता है, लेकिन कानूनी रूप से नहीं, क्योंकि संविधान ने उन्हें कुछ स्पेशल पावर दिए गए जो आज शादीशुदा पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। बेंगलुरु के रहने वाले अतुल सुभाष, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, दिसंबर 2024 में अपने अपार्टमेंट में उन्होंने कर लिया, जिसके पीछे रीजन था उनकी पत्नी के बीच चल रहे डोमेस्टिक वायलेंस में उनकी पत्नी ने उनके ऊपर पिछले 2 सालों में मर्डर, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और अननेचुरल फिजिकल रिलेशन जैसे लगभग 9 मामलों में फर्जी आरोप लगाए थे। ये आरोप आर्टिकल 498A के तहत लगाए गए थे, जो शादीशुदा महिलाओं को इतनी पावर देता है कि किसी भी पुरुष के लिए इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो ये कानून बनाया गया था महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन अब इसका यूज पुरुषों को खिलाफ किया जा रहा है। और आज भारत में स्थिति इतनी खराब है कि अतुल सुभाष जैसे न जाने कितने लोग कर ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत में महिलाओं को ऐसे अधिकार यूं ही दे दिए गए, बल्कि इसके पीछे एक वैलिड रीजन है जिसकी जरूरत पड़ने के बाद इसे लाया गया। भारतीय कानून में आईपीसी की धारा 498A शादीशुदा महिलाओं को एक स्पेशल पावर देता है कि यदि पति या ससुराल पक्ष के लोग किसी महिला को इस हद तक परेशान करें कि वो करने की कोशिश करे, महिला को गंभीर चोट या मानसिक तनाव पहुंचे, दहेज के लिए महिला को परेशान किया जाए, तो केवल उनके बयान के आधार पर किसी के भी खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही इसमें जमानत नहीं मिल सकती है और पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा इस केस में समझौता नहीं किया जा सकता है कि मतलब पत्नी ने पति के खिलाफ केस किया तो समझिए पति को जेल जाना पड़ेगा। और इस कानून को लाने के पीछे मेन रीजन था वुमेन के खिलाफ होने वाले क्राइम। साल 1970 से 80 के दशक में भारत में दहेज हत्या के मामले अचानक से बढ़ने लगे थे, जहां महिलाएं अक्सर दहेज न पूरा होने पर जिंदा जला दी जाती थी। ससुराल पक्ष के लोग केरोसिन या पेट्रोल छिड़ककर महिलाओं को घर के किचन में ही जला दिया करते थे और इसे रसोई गैस में चूल्हे में आग लगने या क्रोसिन स्टोव के फटने की दुर्घटना बताकर मामले को खत्म कर दिया जाता था। और अगर ऐसा नहीं हो पाता था तो दुल्हनों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि वो खुद ही कर लेती थी। साल 1985 के आसपास तक ब्राइड बर्निंग एक आम घरेलू हिंसा का रूप ले चुकी थी। 1980 के दशक के शुरुआत में दहेज हत्या के मामले ईयरली लगभग 400 हुआ करते थे, जो 1985 में बढ़कर 452, 1986 में 478 और 1987 के पहले 6 महीनों में ही 300 से ज्यादा हो गए थे। भारत के हिंदी स्पीकिंग रीजन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में महिलाओं को जलाने की काफी ज्यादा घटनाएं सामने आने लगी थी। पहले तो आग लगने की घटनाएं चूल्हे की दुर्घटनाएं दिखाकर रजिस्टर कर दी जाती थी, लेकिन साल 1979 में तरविंदर कौर की डेथ ने इसे पहली बार ब्राइड बर्निंग के रूप में रिपोर्ट किया। 15 मई 1979 को मॉडल टाउन उत्तरी दिल्ली में कौर अपने घर के बैठक कमरे में बैठकर टेलीविजन देख रही थी, तो कहा जाता है कि उनकी सास ने चुपके से आकर तरविंदर के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और उनके साथ उनकी ननद ने आग लगा दी। वे चीखती हुई कमरे से भागी। इनका पति सतपाल सिंह आनंद उस समय बाथरूम में था जब उसने अपनी पत्नी की चीखें सुनी और पास पहुंचे। तब तक तरविंदर कौर 3rd डिग्री बर्न से झुलस चुकी थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वे पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए बस इतनी ही देर तक जीवित रहीं। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी कोर्ट ने कुछ ही दिनों में तरविंदर कौर की सास और ननद को बरी कर दिया। कहा जाता है कि यह अटैक 5 महीने तक धमकाने, परेशान करने और अपमानित करने के बाद हुआ था। तरविंदर कौर अपनी शादी में एक अच्छा दहेज लेकर आई थी, लेकिन उनके ससुराल वालों को यह कम लगा। परिवार वालों को अपने बिजनेस के लिए कैश और एक 2 पहिया स्कूटर चाहिए था, जिसको लेकर उनकी सास और ननद महीनों से परेशान कर रही थी। और ये मांग पूरी न होता हुआ देख उन्होंने उसे रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का प्लान बना लिया था। तरविंदर कौर की मौत पर शायद किसी का ध्यान नहीं जाता अगर स्त्री संघर्ष नामक एक नया महिला अधिकार संगठन न होता। इस घटना के बाद स्त्री संघर्ष और अन्य महिला संगठनों ने ब्राइड बर्निंग व घरेलू हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, जिससे लीगल सिस्टम के ऊपर दबाव पड़ा। इस आंदोलन का असर यह हुआ कि साल 1983 में भारत सरकार ने क्रिमिनल लॉ 2nd अमेंडमेंट एक्ट पास कर आईपीसी में सेक्शन 498A व 304B को शामिल किया, ताकि वुमेन के खिलाफ होने वाले वायलेंस को रोका जा सके, जिसमें आईपीसी में सेक्शन 498A क्रूरता और सेक्शन 304B दहेज हत्या तथा इंडियन एविडेंस एक्ट में धाराएं 113A, 113B जोड़ी गई। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आर्टिकल 40 और 21 के तहत महिलाओं की सेफ्टी पर ध्यान दिया गया। वीमेन राइट महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षा देता है, बल्कि ये उन्हें स्पेशल पावर भी देता है, जिससे उनकी बात को सुनने के लिए प्रायोरिटी दी जाए। इन कारणों की वजह से महिलाओं को भारतीय कानून में कुछ स्पेशल अधिकार
अधिकार दिए गए, जिससे कि उनके साथ हो रहे किसी भी तरह के वायलेंस के लिए सिर्फ उनकी गवाही के आधार पर सामने वाले के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आज वुमेन्स को जो राइट्स दिए गए हैं उसकी जरूरत समय समय पर पड़ी और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। तो साल 1800 से पहले विश्व के ज्यादातर देशों में महिलाओं को अपने बच्चों और संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। वे अपनी मर्जी से डाइवोर्स नहीं ले सकती थी और इन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। जन्म के समय एक लड़की की पहचान अपने पिता से होती थी और जब वो शादी करती थी तो उसकी पहचान अपने पति से होती थी। यहाँ तक कि विवाहित महिलाओं को अपने शरीर पर भी कोई अधिकार नहीं था। इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों में कवर्चर कानून के तहत विवाह के साथ पत्नी का कानूनी अस्तित्व पति में समाहित हो जाता था और पत्नी के पास व्यक्तिगत संपत्ति रखने या कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई अधिकार नहीं रहता था। यहाँ तक कि विवाहित महिलाओं को कपड़े, पैसे और प्रॉपर्टी सभी पति के नियंत्रण में होते थे। महिलाओं को वोट देने का भी कोई अधिकार नहीं था और चुनाव में किसी भी तरह की कोई और भागीदारी न होने के कारण गवर्नमेंट भी उनके ऊपर कभी ध्यान देना जरूरी नहीं समझती थी। अब इसका रिजल्ट ये होता था कि वुमेन जो इस सृष्टि को क्रिएट करती है उसके पास कोई अधिकार न होने से अपने खिलाफ होने वाले जुर्म और भेदभाव के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकती थी। साल 1979 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ने दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों के विस्तार के लिए एक ड्राफ्ट तय किया। इसके बाद 3 सितंबर 1981 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए इसे पास करने पर अपनी सहमति दी गई। हालांकि इसके बाद भी महिलाओं को पुरुषों की तरह बराबर अधिकार नहीं मिला था। साल 2000 तक 25% देशों में महिलाओं को पुरुषों की तरह आसानी से पासपोर्ट नहीं मिलता था। 30% से ज्यादा देशों में महिलाओं को पुरुषों की तरह नाइट शिफ्ट में काम करने की भी इजाजत नहीं थी। यूएन वुमेन के अनुसार 51% देशों में महिलाओं को पुरुषों की तरह समान कार्य करने की अनुमति नहीं थी। इन देशों में कोई न कोई एक कानून मौजूद है जो महिलाओं को पुरुषों की तरह जॉब करने से रोकता है। साल 2015 में पब्लिश वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के आधार पर द गार्जियन ने बताया कि 32 देशों में अभी भी महिलाएं अपना स्वयं का पासपोर्ट नहीं बना सकती है, जबकि पुरुष बिना किसी से परमिशन मांगे ऐसा कर सकते हैं। हैरानी की बात है कि अलग अलग देशों में महिलाओं के साथ कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे, जिसे समय समय पर प्रोटेस्ट करके खत्म किया गया। बाकी देशों की तरह भारत में भी महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। महिलाओं के साथ कुछ वैसा ही ट्रीट किया जाता था जैसा दूसरे देशों में होता था। भारत में वुमेन राइट्स के इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला पार्ट 19वीं सेंचुरी के मिड में शुरू होता है, जब सुधारवादियों ने महिलाओं से संबंधित शिक्षा और रीति रिवाजों में सुधार करके महिला अधिकारों के पक्ष में बोलना शुरू किया और सती प्रथा को खत्म करने, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह को बैन करने और इलिटरेसी को कम करने के साथ साथ एज ऑफ कंसेंट को भी रेगुलेट करने और लीगल इंटरवेंशन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित किया। दूसरा अधिकार साल 1915 से इंडिपेंडेंस तक मान सकते हैं, जब महात्मा गांधी ने महिलाओं को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल किया और इससे स्वतंत्र महिला संगठन उभरने लगे। इस दौरान महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए जाने पर विचार शुरू किया गया। तीसरा पार्ट इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक का समय, जिसने विवाह के बाद घर में, ऑफिस में और राजनीतिक समानता के अधिकार में महिलाओं के साथ समान व्यवहार पर फोकस किया। इस मैप में देख सकते हैं कि विश्व की तुलना में भारत में महिलाओं के अधिकार साल 1971 से लेकर 2017 के बीच कितने % से बढ़ा है। मैप में सबसे डार्क कलर महिला और पुरुष के बीच समानता को दिखाता है, जबकि लाइट ऑरेंज कलर डिफरेंस को दिखाता है। आज भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16 और 21 स्पष्ट रूप से पुरुष और महिला के बीच किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करते हैं। इतने कड़े नियम कानून होने के बावजूद आज भी केवल भारत ही नहीं बल्कि सभी देशों में महिलाओं और लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं और ये आंकड़े इतने ज्यादा हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत में 498A के लागू होने के बाद भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस में कमी नहीं आई है, बल्कि इसके नंबर और रेट दोनों में वृद्धि हुई है। साल 2001 से 2018 के बीच प्रति 1 लाख महिलाओं में IPC 498A के तहत रजिस्टर होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस का रेट 18.5 से बढ़कर 28.3 हो गया, जो कि 53% की वृद्धि को दिखाता है। केवल साल 2020 से 2022 के बीच में ही डोमेस्टिक वायलेंस के मामले 1,11,549 से बढ़कर 1,40,019 तक 25% से भी ज्यादा बढ़ गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में साल 2022 में दहेज हत्या के 6,450 मामले दर्ज किए गए और इन घटनाओं में हर दिन करीब 18 महिलाओं की डेथ हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक रिसर्च के मुताबिक विश्व के अलग अलग देशों में हर 3 में से 1 महिला कभी न कभी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है।
इतने कड़े नियम कानून होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ मारपीट और यौन हिंसा आपको ग्रामीण भारत में दिखना एक सामान्य बात है। हमारे देश में माना जाता है कि शादी के बाद पति ही सब कुछ होता है। उसके घर कैसे भी एडजस्ट करके रहने के लिए लड़कियों को फिजिकली और इमोशनली तक फोर्स किया जाता है। इस सिचुएशन में फीमेल्स के पास ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है कि वे घर के अंदर ही अपने लोगों से अपनी सुरक्षा कर सके। ऐसे में उनके पास केवल एक ही सहारा होता है, आर्टिकल 498A, जो कि उन्हें सेफ्टी देता है। अब वुमेन की सेफ्टी के लिए जो कानून बनाए गए थे उसकी एक हार्श रियलिटी भी है। एक समय पर जो कानून वुमेन की सेफ्टी के लिए बनाए गए थे, आज इनका यूज पुरुषों के खिलाफ किया जाने लगा है। अधिकतर केसेस में महिलाएं अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज और सेक्सुअल वायलेंस जैसे फर्जी केसेस में रिपोर्ट कर देती हैं। अब क्योंकि इस रिपोर्ट के दर्ज होते ही पुलिस हस्बैंड से ये नहीं पूछती क्या उसका सच में कोई जुर्म है या नहीं, सीधे पति को जेल में जाना पड़ता है, जो इसकी सबसे बड़ी समस्या है। सेक्शन 498A का ऑब्जेक्ट घरेलू हिंसा में महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सेफ रखना है। धारा 304 भी एक गैर जमानती, गैर समझौता योग्य और संज्ञेय अपराध है, जिसका अर्थ है यदि आरोप झूठा भी हो तो भी मुकदमा चलेगा और पति को निर्दोष साबित होने तक दोषी माना जाएगा। इसके नॉन बेलेबल और इसमें किसी भी प्रकार के समझौते के न होने के कारण महिलाएं इसको अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए एक वेपन की तरह यूज करने लगी हैं। हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के जितने मामले दर्ज होते हैं उसमें 30% से ज़्यादा 498A के ही होते हैं। वहीं अगर 498A के मामले में कन्विक्शन रेट को देखें तो 100 में से सिर्फ 17 केस ही ऐसे हैं जिसमें दोषी को सजा मिली है। साल 2021 में अलग अलग कोर्ट्स में 498A के 25,158 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ, लेकिन इसमें से 4,145 मामलों में ही आरोपी पर क्राइम साबित हुआ। बाकी मामलों में या तो समझौता हो गया था या फिर आरोपी बरी हो गए। इंडिया इन पिक्सेल्स नाम के इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत में 4,237 पुरुषों ने विवाह संबंधित झगड़े के कारण सुसाइड कर लिया। और इसका कितना भयंकर तरीके से मिसयूज किया जाता है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2 साल के बच्चे के खिलाफ और बिस्तर पर पड़े ऐसे माँ बाप जो उठ भी नहीं पाते, दूर के रिश्तेदार जिन्हें शायद उस घटना के बारे में जानकारी भी न हो, उनके खिलाफ भी केस बना दिया जाता है। अब खुद सोचिए 2 साल के बच्चे की पति पत्नी के झगड़े के बीच क्या भूमिका हो सकती है। इसी को देखते हुए अगस्त 2023 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसे एक लीगल टेररिज्म का नाम दिया है। और चीजें केवल यहीं तक नहीं रुकती। 498A का मिसयूज करने के लिए महिलाएं इसको एक बिजनेस की तरह देखते हैं। पहले तो किसी से शादी करो और शादी के कुछ दिन बाद मायके जाकर पति के खिलाफ केस कर दो। केस रजिस्टर होने के बाद CRPC के सेक्शन 125 के तहत कोर्ट चल अचल प्रॉपर्टी में पत्नी को मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर दे सकती है, जो महिलाओं के लिए पैसे निकालने का एक बड़ा रीजन बनता है। और इस पर बातचीत तब शुरू हुई जब साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में महिला ने अमेरिका में रहने वाले पति से 500 करोड़ रुपए के गुजारे भत्ते की मांग की, जिसको देखते हुए कोर्ट ने 12 करोड़ रुपए की एलिमनी तय की। साल 2025 की शुरुआत में अतुल सुभाष जैसी कई घटनाएं सामने आने के बाद संसद में भी इस बात को लेकर मुद्दा उठा कि डोमेस्टिक वायलेंस केवल महिलाओं के साथ नहीं हो रहे हैं बल्कि पुरुष भी इसका शिकार हो रहे हैं, इसलिए घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। सोचिए इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है। शादी के बाद बीवी पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाकर मजे से अपने मायके में बैठकर कंपनसेशन की मांग कर सकती है, और पति जिसकी कोई गलती नहीं है फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता है। और अगर ऐसे ही फेक केसेस आते रहे तो उन लेडीज के साथ न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा जिनके साथ सच में गलत होता है। ऐसी चीजों में चाहे कोई भी हो, हमें हमेशा विक्टिम का पक्ष लेना चाहिए, और वो कोई भी हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कैसे हमारे खाने में डाली जाने वाली चीज हमें बहुत बीमार कर सकती है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।